नमस्कार, फर्स्ट वन से शिवानी और इस समय मेरे साथ में मौजूद है अमित अग्रवाल जी। आइए हम इनसे इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अमित अग्रवाल है। सर, आप किस चीज़ पे कार्य करते हैं? हमारा महाराजा सैन सेवा समिति एक सामाजिक संस्था है, जी। अराजनीतिक है और मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष हूँ। जी। तो सर, 2022 में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें आप किसका समर्थन सबसे ज़्यादा करते हैं? देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से न बिलोंग करता हूँ, न राजनीतिक पार्टी को मैं किसी का मैं पदाधिकारी हूँ, न कार्यकर्ता हूँ। मैं सिर्फ सामाजिक मुद्दे, वैसे समाज के साथ साथ चाहे वो अन्य वर्ग, अन्य धर्म की जाति के लोग हों, सबके जो मुद्दे होते हैं वो सब मुद्दे हम अपने संगठन के बैनर पर उठाते हैं। राजनीतिक पार्टी के बारे में आपके क्या विचार है? देखिए मैडम, बीजेपी जब आई थी, जब मोदी जी और योगी जी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, योगी जी मुख्यमंत्री बने, पूरे देश के हिंदू लोगों ने पूरा अपना सहयोग दिया। और जब जब मोदी जी ने कोई भी आह्वान किया तो देश की जनता ने, हिंदुत्व की पार्टी कही जाती है तो हिंदू लोगों ने हर बार, चाहे वो ताली बजाने का हो, चाहे थाली बजाने का हो, चाहे मोमबत्ती जलाने का हो, हर चीज़ पे देश के हिंदुओं ने सम्मान दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस चीज़ को लेकर हिंदुओं ने वोट की थी, उस चीज़ पर मैं मानता हूँ कि हमारी भाजपा सरकार खरी नहीं उतरी। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि खरी क्यों नहीं उतरी बीजेपी सरकार? बीजेपी की कार्यप्रणाली से आप कितना संतुष्ट रहते हैं? बीजेपी की कार्यप्रणाली कैसे लगती है? सर, बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या क्या उन्होंने कार्य किए हैं? देखिए मैडम, मैं हमेशा सच्चाई के साथ बोलता हूँ, सच्चाई के साथ लिखता हूँ, सच्चाई के साथ कहता हूँ। मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में जो अच्छे काम हुए हैं उन्हें मैं अच्छा भी कहता हूँ, लेकिन अगर कोई गलत काम है तो मैं उसे गलत कहने की हिम्मत भी रखता हूँ। मोदी जी 370 धारा थी, हम लोगों ने भी खूब मिठाई बांटी, खुशियाँ मनाई। फिर वो मंदिर का मामला आया, राम मंदिर का, तो उसमें भी हम लोगों ने खुशी मनाई, खूब सहयोग दिया। लेकिन सिर्फ राम मंदिर या बड़े इस तरह के मुद्दे कि हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर आप सिर्फ वही बातें जनता के बीच रखेंगे और काम नहीं रखेंगे तो मैं मानता हूँ कि जनता ये ज़्यादा दिन नहीं झेलेगी। हमारी बीजेपी सरकार है वो हिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दे रही है या बाकी और जो कास्ट है उन पे भी उतना ही ध्यान दे रही है? देखिए मैडम, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि जितने भी काम इनके हो रहे हैं, मुसलमान भाइयों का कोई काम नहीं रुकता। बस इतना ज़रूर है कि 2 पैसे वे खर्च करके अपना काम करा लेते हैं और हिंदू अपनी ही सरकार में परेशान हैं। देखो, आज महंगाई को लेकर जनता त्रस्त है। मैं एक गरीब मध्यम परिवार के बीच से आता हूँ और अपने वैश्य समाज का प्रतिनिधि करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे वैश्य समाज के साथ साथ हर जाति में इतने गरीब लोग हैं। आज जो युवा हैं, जो 7-7, 8-8 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं, वो बिजली का बिल, सरसों का तेल, खाद्य पदार्थ, हर चीज़ की महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो सर, आप बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? बेरोजगारी का तो आलम ये देख लीजिए आप कि हमारे कोई नौकरी नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। और हमारे वैश्य समाज के, मैं खुद वैश्य समाज का ज़्यादा वो करता हूँ, मेरे वैश्य समाज के युवा हज़ारों की तादाद में जिनके पास आज नौकरी नहीं है। और व्यापारी वैसे परेशान हैं, टैक्सों से परेशान हैं। व्यापारी का आए दिन उत्पीड़न होता है, कोई सुनने वाला नहीं है। सर, जो वैसे समाज है वो पहले बहुत ऊंचे स्तर पे था, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं गरीब, अभी मैंने जैसे कहा कि मैं गरीब और मध्यम परिवार के लोग ज़्यादातर हमारे संगठन में हैं। हमारे वैश्य समाज के कोई भी प्रतिनिधि हो, जब वो चुनाव में आते हैं 5 साल वोट मांगने के लिए हमारे बीच में, तो वो बिरादरीवाद की बात करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे दुख सुख के साथ हैं, दुख सुख में तुम्हारे साथ देंगे। तो सर, लेकिन जो कपिल देव है आपके पास कितनी बार आ चुके हैं? आपको किसी बात की समस्या हुई, आपने उनसे कांटेक्ट किया, वे कितनी बार उसका सल्यूशन कर चुके, जबकि वो आपके वैसे समाज से है? देखिए, मंत्री जी हमारे समाज के हैं और मैं बहुत सम्मान करता हूं मंत्री जी का, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मंत्री जी की कुछ नीतियों से आहत हूं। किस वजह से आहत हो आप? हम लोगों का जो संगठन है वो मुजफ्फरनगर के अंदर गरीब मध्यम परिवारों के नाम से जाना जाता है और इस मुजफ्फरनगर के इतिहास में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहला शख्स हमारा संगठन है
महाराष्ट्र सेवा समिति, जिसके नेतृत्व में आज से 4 साल पहले करीब 830 बाइकों की रैली इस मुजफ्फरनगर के अंदर निकली थी। इतना बड़ा तादाद में वैश्य समाज सड़कों पर उतरा और जिस संगठन के नेतृत्व में उतरा, जिस संगठन के नेतृत्व करने वाले के नेतृत्व में उतरा, उसी नेतृत्व के संगठन को हमारे मंत्री जी की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। और हमने कई बार मंत्री जी को अपने कार्यक्रमों में बुलाया, लेकिन मंत्री जी हमारे कार्यक्रमों में नहीं आए। एक कार्यक्रम में हमारे 10 कार्यक्रम हमने करे तो एक कार्यक्रम में आए। हमें इस बात की पीड़ा है। आप उनसे अब आगे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, और कितनी उम्मीद कर सकता है आदमी, जब आदमी 8 बार 10 बार अपने समाज के नेता को अपने बीच बुलाना चाहता है, सम्मान देना चाहता है और नेता आता नहीं, तो और कितनी उम्मीद करेंगे। अब मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, समाज निर्णय लेगा। आज समाज कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज़ है। हमारा वैश्य समाज बहुत तादाद में नाराज़ है और अपना विरोध बहुत जल्दी प्रकट करेगा 2022 के चुनाव में। तो सर जैसे कि सर अभी 2022 में इलेक्शन है, उसमें इसका क्या असर दिखाई देगा? जो भी वैश्य समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, अगर वो हमारे गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों की सुरक्षा का, देखरेख का और उनके दुख सुख में साथ खड़े होने का हमें आश्वासन देगा तो हम उसके साथ होंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि नेता चुनाव में आए और उन्होंने झूठा आश्वासन दिया और फिर हमारे साथ खड़ा नहीं हुए, फिर हम 5 साल उसका विरोध करेंगे। तो सर कि आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि कृषि कानून इस समय बहुत ज़्यादा, जो हमारे किसान भाई है वे काफ़ी रुष्ट है सरकार से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जो कृषि पर कानून लागू किए गए हैं उससे आप सहमत हैं या नहीं? मैं किसानों का दिल से सम्मान करता हूं और किसानों के इस आंदोलन को मैं प्रणाम करता हूं, सिर्फ इसलिए कि हमारा व्यापारी, चाहे व्यापारी की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, व्यापारी अधिकतर भाजपा से जुड़ा हुआ है और व्यापारी के टैक्स से ही सरकारें चलती हैं। व्यापारी का उत्पीड़न होता है, कोई सुनने वाला नहीं। कम से कम किसान अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं उनके सामने झुकती है। सरकार के नुमाइंदे चाहे उन्हें खालिस्तानी कह ले, चाहे पाकिस्तानी कह ले, चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महेंद्र सिंह टिकैत जी के नाम पर एक रोड का कहा, चरण सिंह जी के नाम पर एक रोड का कहा। ये अगर वे खालिस्तानी और पाकिस्तानी है तो उनके बारे में क्यों इतना सोचा जा रहा है? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि किसान लड़ना भी जानता है, मरना भी जानता है, आंदोलन करना भी जानता है। हमारा व्यापारी चुपचाप सहन करता है, इसलिए जो है सरकार उनका उत्पीड़न करती है। जीएसटी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जीएसटी हो, नोटबंदी हो, ये जितने भी सरकार टैक्स लाती है, ये सिर्फ व्यापारी पर बोझ गिरती हैं। व्यापारी से आप जाकर पूछो, आप कभी थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, आपको मैं व्यापारियों से मिलवाता हूँ, उनकी व्यापारियों की पीड़ा से आपको अवगत कराता हूँ। व्यापारी आज इस हालत में है कि जो उनकी दुकानों पर लड़के रोजगार कर रहे हैं, वो लड़के भी जब हमसे कहते हैं कि भैया हम अपने मालिक से तनख्वाह कैसे मांग ले जब दुकान पर ग्राहक ही नहीं आता, तो आज हालत ये है कि व्यापारी दुखी और व्यापारी जिन युवाओं को रोजगार दे रहा है वे युवा भी दुखी। तो सर अभी आपने नोटबंदी की बात की, उस पर कैसा प्रभाव पड़ा वो आप बताएंगे? नोटबंदी पे देख लीजिए आप, बड़ा जो उद्योगपति है उसका तो कुछ बिगड़ा है ना बिगड़ा हो, लेकिन एक गरीब परिवार जो है उसका जरूर बिगड़ गया है। नोटबंदी से फ़ायदा क्या हुआ, कोई बता दे। नोटबंदी से ये फ़ायदा हुआ है। लॉकडाउन में आपके समाज की क्या भूमिका रही? देखिए, हमारा समाज गरीब मध्यम वर्गीय परिवार जो है उन्होंने लॉकडाउन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए और सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। मेरे पास कुछ मेरे गरीब परिवार जो आज कुछ लोग ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं और उन बच्चों से ठुकराए हुए हैं, बच्चे उनकी खैर खबर नहीं लेते। एक लड़का है, उसका फ़ोन आया कि भैया ऐसे से परिवार परेशान है। मैं उनके पास गया, मैं देखा वाकई लॉकडाउन में बहुत बुरी हालत में थे, रोटी को मोहताज थे। हमारी संस्था के लोगों ने चुपचाप किसी भी पब्लिसिटी के बगैर उन लोगों की मदद की। इसको तो आप लोग भी समझते होंगे, जब व्यापारी टैक्स के बदौलत पूरा देश का सिस्टम चलता है, चाहे वो अनाथालय हो, चाहे गौशाला हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे भंडारे हो, चाहे सरकारें हो, फिर उस व्यापारी समाज के, उस वैश्य समाज के गरीब परिवार के बारे में, मध्यम परिवार के बारे में सरकारें क्यों नहीं सोचती? किसान भाई है,
किसान भाई लॉकडाउन में एक हमारे किसान भाई ने आत्महत्या की, सरकार ने 12 लाख 5 लाख का मुआवजा दिया, अच्छी बात है, देना चाहिए क्योंकि वो किसान है, उसके अन्न से पूरा देश पलता है। एक व्यापारी ने आत्महत्या की, उस व्यापारी के परिवार को कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं दी गई। एक व्यापारी ताउम्र 80 साल 90 साल जिया और सारी ज़िंदगी उसने टैक्स दिया, लेकिन उसे जो है सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिली। ये जैसे कि केजरीवाल जी है हमारे, वे आपके समाज से बिलोंग करते हैं और उनके बारे में और उनकी जो शिक्षा नीति है, व्यापार नीति है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री हैं और वो वैश्य समाज के नहीं है। जब वो बिजली फ्री सब समाज को दे रहे हैं और शिक्षा सब समाज को दे रहे हैं, चिकित्सा सब समाज को दे रहे हैं, तो वो एक वैश्य समाज के मुख्यमंत्री नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो हमारे समाज से आते हैं, वो पढ़े लिखे हैं और उनके कार्यकाल में बिजली की व्यवस्था और इसकी बिजली के बिल को देख लीजिए आप, 200 यूनिट फ्री है दिल्ली के अंदर, अच्छी चिकित्सा है, अच्छी शिक्षा है। इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए क्योंकि गरीब आदमी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। को देख रहे हैं कितनी बढ़ रही है लॉकडाउन के बाद, उस पर आपकी क्या विचारधारा? मैंने आपको बताया कि ये महंगाई का जो मुख्य कारण है, ये सरकार को कहीं ना कहीं सरकार के लिए नुकसानदायक होगा क्योंकि आप बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं कर लीजिए, गरीब आदमी उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है। गरीब आदमी तो अपने घर अपने चूल्हे तक सीमित रहता है। 7,000 रुपये कमा कर लाया, 8,000 रुपये कमा कर लाया और उसे अपना परिवार पालना है, लेकिन वो उन 8,000 रुपये में उसे किराया भी देना है, उसे बिजली का बिल भी देना है, उसे बड़ी हुई गैस भी देनी है, सब कुछ देनी है। मैं उन लोगों के बीच रहता हूँ और इस समय बहुत बुरी स्थिति है। सरकार को इन चीज़ों पर सोचना चाहिए। अब तो सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, अब तो चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये बहुत नुकसानदायक होगा। सर, हमारी जो बीजेपी सरकार है उन्होंने महिलाओं को काफ़ी सुविधाएं दी है, सिलेंडर दिया है और भी जो सरकार में जो अपराध, बीजेपी सरकार से आप किस तरीके से सहमत है? जो अपराध हो रहे थे वे अब कम है या नहीं? देखिए मैडम, अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपया होगा और आप घर से चलेंगी और किसी आदमी को पता लग गया कि आपकी जेब में 1 लाख रुपया है, तो आप रास्ते तक जाते जाते लूट जाएंगी। तो जब आपकी जेब में रुपये नहीं होगा तो फिर लूट कहाँ से होगी, अपहरण कहाँ से होगा? आज जो व्यापारी इतने परेशान है कि वो दुकान का किराया नहीं दे पा रहे, वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, वो अपनी इनकम टैक्स के जो फाइलें हैं इन्हें पूरे नहीं कर पा रहे, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, तो उनके साथ लूट कौन करेगा, उनके साथ अपहरण कौन करेगा उनका? तो आज जब हालात ये हैं कि लोगों पे रोजगार नहीं है, लोगों पे कि जेब में पैसा नहीं है, तो फिर उनके साथ अपराध कहाँ से होंगे? अपराध तो कहीं ना कहीं हमें सुनने में आ रहा है कि मुजफ्फरनगर में काफ़ी अपराध बढ़ रहा है। देखो, अपराध तो आए दिन, हाँ, अभी मैं अपने समाज की बात कर दूं, हमारे समाज के व्यापारी की हत्या हुई, उसके लिए हमारा वैश्य समाज आंदोलन कर रहा है। अभी मथुरा में एक हमारे वैश्य समाज की 20 रुपये की पुड़िया के पैसे मांगने पर हुई थी हत्या, उसे सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई उसे। तो अपराध तो देखो किसी भी सरकार में, चाहे किसी भी सरकार हो, नहीं रुकते। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आने वाले जो 2022 के चुनाव है उसमें आपका समाज क्या भागीदारी करता है? देखिए, ये 2022 का चुनाव है और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे संगठन में, हमारे परिवार में बहुत गरीब मध्यम परिवार के लोग जुड़े हुए हैं और उन्होंने 4 साल 4.5 साल बहुत पीड़ाई झेली है, बहुत मन आहत हुआ है। तो 2022 के चुनाव में हमारा पूरा संगठन निर्णय लेगा कि पूरे संगठन को क्या करना है। लेकिन हाँ, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब हमारा वैश्य समाज, गरीब मध्यम वर्ग के परिवार अब बिरादरी के नाम पर छले नहीं जाएंगे। अब अगर नेता को वोट मांगने के लिए आना है तो काम करना होगा। आज हमारे वैश्य समाज के, पहले हमारे वैश्य समाज के बहुत अधिक विधायक, मंत्री, सांसद हुआ करते थे, अब उनकी संख्या घटते 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 बहुत नीचे आ गई। उसका कारण यही है कि हमारे समाज के नेता सिर्फ उद्योगपति तक सीमित रहते हैं। उद्योगपति तो अपना काम करा लेते हैं, 2 पैसे देकर उद्योगपति तो काम करा लेते हैं, लेकिन उस गरीब मध्यम परिवार जहाँ से उन्हें वोट मिलती है उस वोटों का वो ध्यान नहीं रखते। वही कारण है कि पहले यहाँ पर 3-3 विधायक होते थे,
3 विधायक होते थे, आज संख्या 1 पर आ गई है। तो ये समाज के नेताओं को आकलन करना पड़ेगा कि जब समाज के नेताओं के साथ कोई घटना घटती है तो समाज सड़कों पर क्यों नहीं आता, क्योंकि समाज का जो नेता होते हैं वो हमारे समाज के एक प्रतिनिधि होते हैं, सेनापति के रूप में होते हैं, और उनसे ही समाज मजबूत होता है। जो प्रतिनिधि, जो समाज का नेता समाज की आवाज़ नहीं उठाएगा, समाज की आवाज़ को बुलंद नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं पिछड़ता जाएगा और चुनाव में कहीं ना कहीं उसे हार का मुंह देखना पड़ेगा। के सम्मान में बीजेपी सरकार की क्या कार्य प्रणाली है? बीजेपी सरकार को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अभी कुछ समय पहले हमारे बुढ़ाना मोड़ से युवा थे, शहीद प्रशांत शर्मा जी जो शहीद हो गए थे, उनके नाम पे सरकार ने घोषणाएं की कुछ। अभी 2 दिन पहले एक बोर्ड लगा हुआ है काली नदी पे, उस पर बोर्ड पर माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद JP नड्डा जी, उनका फोटो लगा हुआ है हंसते हुए का, और प्रशांत शर्मा जी का नाम लिखा हुआ है। आज सोशल मीडिया पर इतना विरोध उसका हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारी भावना भी आहत हुई है। हमने आपको बताया कि भले हम वैसे समाज का संगठन चलाते हैं, लेकिन सर्व समाज का हम सम्मान करते हैं और शहीदों का हम दिल से सम्मान करते हैं, जिनके बदौलत आज हम अपने घरों पर बैठकर आराम से अपने बच्चों के साथ समय काट रहे हैं। ये बड़ा दुखद विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी और JP नड्डा जी का हंसता हुआ फोटो उस फ्लैक्स पर लगा हुआ है, और हमारे जो शहीद हुए प्रशांत शर्मा जी, उनका फोटो उस पर नहीं है बैनर पर। उस चीज़ को लेकर आज कुछ संगठनों ने विरोध भी प्रकट किया है, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं सरकार के। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, माननीय मोदी जी से और योगी जी से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके शहीदों के सम्मान में इतना बड़ा खिलवाड़ न करे और शहीदों को जो उनका सम्मान है वो उन्हें सम्मान दे। हमारे ये तो हुई हमारे वैश्य ब्राह्मण समाज से। अब मैं अपने वैश्य समाज से बात करता हूँ। वैश्य समाज में पुलिस फौज में बहुत कम युवा आते हैं। हमारे एक साथी प्रचंड से भाई शहीद हुए थे हमारे, सरकार के नुमाइंदों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, और जब उन परिवारों से हमारी बात हुई तो अब तक उन परिवारों को वो राहत नहीं दी गई। बहुत जल्द हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमारा एक वैश्य प्रतिनिधि मंडल गांव पचंडा में जाएगा और परिवार से मिलेगा और उस परिवार से पूरी समस्याएं जानेगा और उसका पूरा विरोध सरकार को दर्ज कराएगा, अपना विरोध। वैश्य समाज हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, बस ये है कि हम लड़ाई लड़ना नहीं जानते वैश्य समाज के लोग, लेकिन अब हमें लोगों ने, हमारे नेताओं ने, हमारी सरकारों ने हमें लड़ने पर विवश कर दिया है। नाम है भाई का, और उनके नाम पे सरकार ने, प्रमोद उटवाल जी विधायक है, प्रमोद उटवाल जी ने एक गेट, कुछ सड़कें, कुछ राहत कोष, बहुत चीज़ें देने का वादा किया था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रमोद उटवाल जी से भी कहना चाहता हूँ कि हम आपके क्षेत्र के वासी हैं, हमारा गाँव भी पुरकाजी में लगता है। तो मैं प्रमोद उटवाल जी और भाजपा सरकार के जो भी मुजफ्फरनगर में मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मैं उनसे सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वैश्य समाज के उस युवा के नाम पर जितनी घोषणाएं हुई हैं उन्हें आप जल्दी से जल्दी पूरा करें, वरना वैश्य समाज आपको 2022 के चुनाव में अपना विरोध दर्ज करेगा। की राय को किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।